नमस्कार। मीथेन गैस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुनने को मिला COP29 जो बाकू अजरबैजान में हो रहा है। अगर आपने एनवायरमेंट करंट अफेयर्स के न्यूज को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि COP28 जो दुबई में हुआ था वहां पे मीथेन को लेके काफी सीरियसनेस देखा गया था, एक ग्लोबल एफर्ट देखा गया था कि हम मीथेन गैस के लेवल्स में रिडक्शन करें। और उसी क्रम में अब COP29 में मीथेन से रिलेटेड ये जो रिपोर्ट लॉन्च हुआ है, एन आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट 2024 बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये एक लैंडमार्क है जब हम ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं स्टडी IQ का, और जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि COP28 में क्या हुआ था। सबसे पहला डेवलपमेंट एक बार अगर रिवाइज करें, रिकैप करें, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन COP28 वाज द ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर, जिसके अंतर्गत वो सारे कंपनीज जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं उनके ऊपर एक लायबिलिटी डाली गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि वो सारे एफर्ट्स लें जहां से उनके इंडस्ट्री से मीथेन गैस का एमिशन में कमी हो सके। सेकेंडली हम देखते हैं द ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप, जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था COP28 में, जहां पे फ्लेयरिंग और वेंटिंग ये जो दो तरीके होते हैं मीथेन को रिलीज करने का एटमॉस्फेयर में। फ्लेयरिंग में आप हल्का सा जला के छोड़ते हैं, वेंटिंग में आप छोड़ देते हैं, रिलीज इट डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इनमें हम क्या देख रहे थे कि इनको लेके भी एक पार्टनरशिप रिलीज किया गया है जहां पे मीथेन को कैसे रिलीज करना है एटमॉस्फेयर में, उस पे सहमति बनाई गई है। तीसरा हम देखते हैं द ग्लोबल मीथेन प्लेज, जहां पे साल 2030 तक अगर आप ध्यान देंगे रिडक्शन होना चाहिए मीथेन का बाय एटलीस्ट 30%। फोर्थ आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल्स पे भी कंट्रीज अब स्टेप्स ले रही हैं ताकि वो मीथेन गैस के अमाउंट जो एमिशन है उसमें कमी वो कर सकें। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये मीथेन गैस इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज इट that the countries, the companies, private and public sector institutions ये सारे मीथेन गैस को टारगेट कर रहे हैं? अगर आप आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट 2024 के एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ये लिखा हुआ है दैट रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस इज द फास्टेस्ट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग इन द नियर टर्म। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन पे हमें ध्यान देना है। पहला फास्टेस्ट, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव और तीसरा नियर टर्म। ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनको जहन में रखिएगा जैसे जैसे डिस्कशन आगे चलता है। अगर हम ध्यान दें मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है, वो सारे गैसेस जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हम समझते हैं। अब आप देखेंगे कि एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इज कंसिडर्ड 80 टाइम्स मोर डेंजरस, मोर पावरफुल, और इसीलिए मीथेन गैस के रिडक्शन, उसके एमिशन में कमी करना इंपॉर्टेंट है। अगर और कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान डालेंगे तो आप देखेंगे मीथेन अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं उसमें मीथेन सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, वहां पे ये ज्यादा यूज होता है, ज्यादा एमिट होता है। और तीसरा एग्रीकल्चर से भी इसका लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग से जितने भी एनिमल्स रिलेटेड हैं, उन सब में आप देखते हैं मीथेन गैस का एमिशन होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अ वीगन लाइफस्टाइल इज अ क्लाइमेट पॉजिटिव स्टेप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड त्याग देते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे ताकि मीथेन गैस का एमिशन कम हो सके और जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग के एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग के लेवल्स में कमी देखी जा सके। चलिए, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम इनसोलेशन कहते हैं। इसे हम समझते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से अर्थ की तरफ आ रहा है। एक बार ये सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस को हिट करता है और वापस स्पेस की तरफ निकलता है रिफ्लेक्ट होके, तो उसका नाम अब चेंज हो जाता है और इट बिकम्स आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब आप देखेंगे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं इन दोनों रेज के साथ।
दे अलाउ द इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन बट दे ट्रैप द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में जितना ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा होगा उतना आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन ट्रैप होगा, जिसके चलते क्या मैं कह सकता हूं कि क्योंकि इनकमिंग हीट है, आउटगोइंग हीट नहीं है, तो इसके चलते हमारा हीट जो है वो ट्रैप होगा। और दोस्तों यही है आपका ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आपका जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, जितना उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर में, उतना हमारा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ट्रैप होगा, जिसके चलते हीट ट्रैप होगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होगी। और दोस्तों इसी में हम देखते हैं कि ये जो हीट ट्रैप हो रहा है, क्या डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस एक समान ट्रैप करेंगे, एक समान डेंजरस होंगे? जी नहीं। तो वहां पे जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको जब हम उनके डेंजरस लेवल को, कि कौन कितना ज्यादा डेंजरस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, जब उनको हम मापते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जहां पे आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बेंचमार्क रखा जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले आप बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के पोटेंसी लेवल को मेजर करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को 1 का बेंचमार्क दिया जाता है, यानी कि एवरी अदर ग्रीन हाउस गैस इज मेजर्ड इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ जब आप ध्यान से देखेंगे हमारे बाकी ग्रीन हाउस गैसेस में, स्पेशली मीथेन को, तो आप देखेंगे इसका लाइफ टाइम है 12 साल, लाइफ टाइम अर्थात उसका हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आज 100 यूनिट मैंने मीथेन का रिलीज किया, 12 साल में मैं देखूंगा कि वो 100 यूनिट अब घट के हो गया 50 यूनिट। सो दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। और आप देखते हैं उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अलग अलग होगा, और उसमें हम देखते हैं कि ओवर 100 ईयर पीरियड द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मीथेन इज ऑलमोस्ट 30 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर इजी तरीके से समझना हो तो मीथेन एक ऐसा गैस है जो कम समय तक रहता है एटमॉस्फेयर में, पर उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि वो हीट ट्रैप ज्यादा करेगा। और इसीलिए दोस्तों जो मैं आपको टर्म बता रहा था कि इट इज द फास्टेस्ट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग इन द नियर टर्म। नियर टर्म क्यों? क्योंकि उसका लाइफ टाइम है कम, 12 साल मात्र। और आप देखते हैं फास्टेस्ट क्यों? क्योंकि आप जितना जल्दी आपके मीथेन एमिशंस को कंट्रोल करेंगे उतना जल्दी मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि वो एक कम लाइफ टाइम वाला ग्रीन हाउस गैस है। सिमिलरली दोस्तों आप देखना चाहेंगे कि यहां पे बाकी सारे ग्रीन हाउस गैसेस का क्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो जैसा मैंने आपको कहा, आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका एक असेसमेंट रिपोर्ट आया था इन द ईयर 2001। अभी रिसेंटली जो असेसमेंट रिपोर्ट आया है वो है AR6, द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। पर हम देखते हैं कि जो 3rd असेसमेंट रिपोर्ट था साल 2001 में, उसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1, मीथेन का 23, क्लोज टू 30 टाइम्स, नाइट्रस ऑक्साइड 296, और बाकी सारे आप देखते हैं दे आर मच मोर डेंजरस फॉर द एटमॉस्फेयर व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, which is why friends, controlling methane and its concentration in the atmosphere is absolutely essential अगर हमें आज के दिन ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, कम करना है। जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि इस रिपोर्ट में जो IN ऑन मीथेन रिपोर्ट 2024 जो पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला हम देखेंगे, इट इनेबल्स द ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब क्योंकि ज्यादा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सा है, जहां से सबसे ज्यादा मीथेन का एमिशन होता है, तो वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और उसमें एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप करने की बात हुई है, जिसको कहा गया है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। यानी कि वो सारे कंपनीज जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, वो अब इस मेंबरशिप का, इस पार्टनरशिप का हिस्सा बनेंगे। और इसका एंड गोल क्या है? जितने कंपनीज ग्लोबली हैं वो आपस में नॉलेज शेयरिंग करें। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का कंपनी ने किसी तरीके का निजात किया जहां से वो मीथेन का एमिशन कर पा रहा है कम अपने फैक्ट्रीज में, तो वो जो नॉलेज है उसको हम वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकें डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ, ताकि सारे के सारे अपने लेवल पे मीथेन का एमिशन में घटाई या घटना हो सके, उनका रिड्यूस कर सकें उसको। सिमिलरली आप देखेंगे इसका मेंबरशिप है कंपनीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये सारे के लिए ये पार्टनरशिप का मेंबरशिप ओपन है।
भारत की तरफ से जब हम बात करते हैं कि किस कंपनी ने फर्स्ट टाइम ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप, जिसका कि OGMP 2.0 नाम है, तो आप देखेंगे कि केर्न जो ऑयल एंड गैस कंपनी है भारत का, इट बिकेम द फर्स्ट ऑयल एंड गैस कंपनी टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स OGMP 2.0 ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। यानी कि इसका पूरा सार अगर एक सेंटेंस में समझना हो, ये एक ऐसा पार्टनरशिप है जो कंपनीज के लिए ओपन है, और इसमें ये पूरा मुद्दा है कि कंपनीज आपस में नॉलेज शेयरिंग करें, रिपोर्टिंग टूल जैसा हो, ताकि आप ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट के स्तर का, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मीथेन के स्तर में कमी कर सके। दूसरा देखते हैं दोस्तों, द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप देखेंगे कि सैटेलाइट्स का मदद लिया जाता है, ताकि जिन कंट्रीज में ज्यादा मीथेन का एमिशन हो रहा है, रियल टाइम बेसिस पे उन कंपनीज को वो इंफॉर्मेशन दिया जा सके। और तभी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब एक बार इंफॉर्मेशन कंपनी या कंट्री को दे दिया गया, तो वो अपने लेवल पे वो सारा स्टेप्स ले जहां से कि मीथेन का एमिशन में घटाई हो सके, इट दिस रिडक्शन सीन इन द मीथेन एमिशंस। पर इसका मेन प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व किया गया है, जो रिपोर्ट मेंशन करता है, द रिपोर्ट सेज दैट देयर इज अ लो रेस्पॉन्स रेट, यानी कि इंफॉर्मेशन तो दे दी जाती है पर फॉलो अप एक्शन नहीं होता है। और इसीलिए द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम एक रियल टाइम मैकेनिज्म है, ताकि आप मीथेन एमिशंस को रिड्यूस कर सके बाय द कंपनीज जो OGMP 2.0 के मेंबर्स हैं। तो ये रहा हमारा मार्स यानी कि मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। अब समझते हैं दोस्तों द मीथेन एमिशंस इन द स्टील सप्लाई चेन। इसको लेके द आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट काफी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस कहता है, पर इसको समझने से पहले समझते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्टील इंडस्ट्री है, उसमें जो कोयला है वो जो यूज होता है उसका नाम है मेट कोल या मेटलर्जिकल कोल। अब आप एक चीज समझिए कि हमारे जो स्टील इंडस्ट्री में कोल यूज होता है जिसका नाम है मेट कोल, वो थोड़ा अलग है जो कोयला हम यूज करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, जिसका नाम होता है थर्मल कोल। एक और कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल माइन मीथेन CMM। ये जो कोल है हमारा, जिससे हम या तो स्टील इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं या थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं, इनके अंदर मीथेन ट्रैप्ड होता है विद इन द कोल सीम्स। और आप देखेंगे कि हमारा जो मेट कोल है जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, उसके अंदर 2.5 गुना ज्यादा मीथेन ट्रैप्ड होता है एज कंपेयर टू थर्मल कोल जो पावर प्लांट्स में यूज होता है। चलिए मेट कोल और थर्मल कोल के कुछ और डिफरेंसेस थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। मेट कोल जो है उसका कार्बन कंटेंट ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ऐश कम होगा, इसमें सल्फर की मात्रा भी कम होती है। ध्यान रखिएगा कि स्टील इंडस्ट्री के लिए वही कोल चाहिए जिसमें सल्फर कम हो। पर कंपेयर करिए थर्मल कोल का, जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, वहां आप देखेंगे कि सल्फर कंटेंट इज वेरी वेरी हाई। सिमिलरली आप देखेंगे कि हमारा कोकिंग कोल या मेट कोल, मेटलर्जिकल कोल से हम कोक बनाते हैं। जानते हैं कोकिंग का प्रोसेस क्या है? जब आपका वो जो कोल है वो थोड़ा मेल्ट हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने, उसी को हम कोकिंग प्रोसेस कहते हैं। आप देखेंगे दैट इज नेसेसरी फॉर द स्टील इंडस्ट्री। थर्मल में यहां पे ये इकोनॉमिकल नहीं है, कोकिंग कोल आप नहीं बना सकते, प्लस एनीवे सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो वो तो आप यूज कर ही नहीं सकते। सिमिलरली मेटलर्जिकल कोल में स्टील प्रोडक्शन में यूज होगा, ये पावर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नाउ कमिंग बैक, जैसा मैंने आपको कहा द कोल माइन मीथेन CMM हमारे मेटलर्जिकल कोल में है ज्यादा, यानी कि जो स्टील इंडस्ट्री के कंपनीज हैं जो जहां से कोल लाते हैं, अब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप कुछ प्रोसेसेस लाइए जहां से वो जो मेटलर्जिकल कोल का जो मीथेन है जो या तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उस पे हम कंट्रोल कर सकें। और इसीलिए दोस्तों 2 तरीके इसमें निजात किए गए हैं। पहला है द ड्रेन्ड गैस या द ड्रेन्ड मीथेन। व्हाट इज द ड्रेन्ड मीथेन? आप गैस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं बोरहोल से माइनिंग के दौरान, उसको आप पाइपलाइंस में फीड करेंगे और उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, यानी कि आपने एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया गया। तो ये पहला मेथड कहा गया है द ड्रेन्ड गैस यूटिलाइजेशन या द ड्रेन्ड मीथेन यूटिलाइजेशन। और दूसरा है द वैम ऑक्सीडेशन। वैम मतलब वेंटिलेशन एयर मीथेन। वैम का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो मीथेन हमारा अंडरग्राउंड माइन में है जो रिलीज होता है, उसको आप डाइल्यूट करिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करिए। और वो आप कैसे करेंगे? या तो आप
मेजॉरिटी ऑफ द सीएमएम एमिशंस घटाने के लिए या तो आप उसको वेंटिंग करेंगे या फ्लेयरिंग करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, आज के टाइम ऑयल एंड गैस कंपनीज इसको यूजुअली सीधा का सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं क्योंकि वो लो कॉस्ट है, पैसे खर्चने नहीं पड़ते। पर आई ऑफ द मीथेन रिपोर्ट कहता है कि आप इसका फ्लेयरिंग करिए, मतलब कि आप कंट्रोल्ड बर्निंग करिए और उसके बाद जो गैस रिलीज हो रहा है जिसमें कि मीथेन का एमिशन बहुत कम है, वो सजेशन इस आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट ने दिया है। तो आप समझ सकेंगे दोस्तों कि ये जो आई ऑन द मीथेन रिपोर्ट 2024 जो पब्लिश किया गया कॉप 29 बाकू अजरबैजान में, एक कंटिन्यूएशन है जो कॉप 28 दुबई में हुआ था। 28 में, कॉप 28 में जो ग्लोबल मीथेन का प्लेज है कि 2030 तक हम मीथेन एमिशंस को 30% से ज्यादा से रिडक्शन कर देंगे, उसको अगर साकार होना है तो ये जो हमारा पार्टनरशिप है, फॉर एग्जांपल OGMP हमने देखा, ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0, या फिर हमारा मार्स देखा जहां पे हम अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं मीथेन एमिशंस की, वो सब अब क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बनते हैं। और इसीलिए इस डिस्कशन के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक लैंडमार्क रिपोर्ट है द आई ऑन द ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट 2024। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेंस 2025। एक ही गुजारिश है, मेक श्योर दैट यू अप्लाई द कोड BALIVE जब आप साइन अप करते हैं स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पे। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।